हेलो दोस्तों, आपका अपना परिवार एग्रीकल्चर वाला चैनल में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आप लोगों को पता, हम लोग केमिस्ट्री की क्लास को बहुत अच्छे तरीके से चैप्टर वाइज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर को हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया था। तो आप लोग कमेंट करके बताओ कि कृषि एग्रीकल्चर मतलब केमिस्ट्री के पिता कौन है? कृषि, तो क्या बताओगे? लेवोसिए। कौन है? लेवोसिए, फादर ऑफ केमिस्ट्री। फादर ऑफ केमिस्ट्री, तो क्या बताओगे? लेवोसिए। ठीक है, अब हम लोग चैप्टर पे चलेंगे, जैसा कि हमारी द्रव्य की भौतिक अवस्था है। अच्छा, आप लोगों ने पढ़ा होगा 12th में कि द्रव्य की भौतिक अवस्थाएं कितनी होती है? 3। लेकिन कितनी होती है? द्रव्य की भौतिक अवस्थाएं हमारे पास 5 होती हैं। तो सबसे पहले हम द्रव्य होता क्या है? भाई, द्रव्य कुछ भी हो, जो भी स्थान घेरता, वो क्या है हमारे पास? वह पदार्थ जिसका आयतन और द्रव्यमान होता। क्या बोला? मान लो हमसे कोई पूछे क्या यह द्रव्य है, मतलब पदार्थ है, मैटर है? हाँ है, क्योंकि इधर देखो, ये क्या आयतन भी है इसका है और कुछ भी स्थान घेरता है। मान लो इसको इस एरिया में रखेंगे, ये क्या करा? आयतन घेरता है। तो परिभाषा लिखो। आपसे अगर कोई भी पूछे तो क्या बताओगे? द्रव्य वह पदार्थ जिसमें या तो आयतन और द्रव्यमान होता है, द्रव्य कहलाता है। ठीक, लिखो। द्रव्य मतलब मैटर, वे पदार्थ जिसमें आयतन और द्रव्यमान वे पदार्थ जिसमें आयतन और द्रव्यमान होता है, तो इसे क्या कहते हैं हम लोग? द्रव्य कहते हैं। द्रव्य कहते हैं। अब एग्जाम्पल समझो। एग्जाम्पल, क्योंकि एग्जाम्पल से आपके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो आपसे क्या हो गया? जल, वायु, लकड़ी, भाई बहुत से मटेरियल, जल, वायु, लकड़ी आदि, तो कुछ भी, सोना चांदी, ये सब क्या हमारे द्रव्य है। अच्छा, वायु भी क्या है? हाँ, वायु भी क्या है? इसका आयतन होता है। सिलेंडर में वायु भरी जाती है, गैस होती है, तो उसमें क्या? वायु में भी होता है। ठीक। अब ऊर्जा, क्या हमारी ऊर्जा, ये परिभाषा साथ में अच्छे बच्चे की खासियत क्या होती? पेन और कॉपी साथ में लेके बैठते हैं। ऊर्जा, ऊर्जा मतलब एनर्जी। ऊर्जा मतलब क्या होता है हमारा? एनर्जी होता है। ठीक। अब ऊर्जा क्या होती है? तो सबसे पहले ऊर्जा की परिभाषा नहीं आती, बस आपको ऊर्जा क्या होती है? भाई, किसी मशीन के चलने से क्या होता है? भोजन करते हैं, हमें ऊर्जा मिलती है, बोलते हैं, तो मशीन चलती, गड़गड़ाहट होती रह के ऊर्जा मिलती है। तो यहां से क्वेश्चन आता है कि ऊर्जा जो होती है, इसकी समीकरण किसने दी थी? ऊर्जा की समीकरण किसने दी थी? तो आइंस्टीन ने दी थी। किसने दी थी? आइंस्टीन ने 1905 में दी थी। इसने आइंस्टीन ने दी थी। कब दी थी? 1905 में। अब ऊर्जा की समीकरण क्या होती है? बहुत इंपॉर्टेंट है। E=mc²। तुमने देखा होगा, जो हमारे सर फिजिक्स वाला सर है, उनके हाथ में लिखा होगा E=mc² और पाई भी लिखा रखा। क्यों? ये समीकरण, इससे उनकी क्या एक वीडियो वायरल हुई थी, तो उन्होंने क्या उसी के मतलब यादगार के लिए क्या E=mc²। अब E यहाँ पे क्या होती है? ऊर्जा होती है। M क्या होता है? हमारा द्रव्यमान होता है। और C क्या होती है? हमारी प्रकाश की चाल होती है। अच्छा, प्रकाश की चाल होती कितनी है? यहां से क्वेश्चन बहुत आता है कि प्रकाश की चाल बताओ कितनी होती है। तो क्या बताओ? 3 × 10⁸, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अगर आपसे कोई पूछे कि प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो आप क्या बताओगे? 3 × 10⁸ मीटर
प्रति सेकेंड होता है। अब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे द्रव की अवस्थाएं। द्रव की अवस्थाएं, तो देखो द्रव की अवस्था अगर आपसे कोई पूछे, आपके सिलेबस में तो 3 दिया है, लेकिन द्रव की अवस्था टोटल कितनी होती है? 5। कितनी अवस्था होती है? नंबर 1, द्रव की 5 अवस्थाएं होती हैं। अवस्थाएं, अच्छा 5 भी होती है क्या? हाँ 5 होती हैं। अच्छा 5 कौन कौन सी होती है फिर? तो 5 लिखो। नंबर 1 ठोस, द्रव, वो द्रव भी था, ये द्रव है। द्रव मतलब मेटर, द्रव मतलब लिक्विड, है ना। और नंबर 3 गैस। नंबर 4 प्लाज्मा। नंबर 5 बीईसी, बोस आइंस्टीन कंडेंस्ड। अब क्वेश्चन आता है प्लाज्मा विद्युत की कौन सी अवस्था है, तो क्या बताओगे? प्लाज्मा विद्युत की, प्लाज्मा द्रव की कौन सी अवस्था है? तो द्रव की चौथी अवस्था है। कौन सी है? चौथी है। ये सीरियल वाइज लिखा है। तो अगर कोई पूछे द्रव की चौथी अवस्था कौन सी होती है? प्लाज्मा। ठीक, यहीं से क्वेश्चन आता है प्लाज्मा विद्युत की कैसी अवस्था है? तो प्लाज्मा विद्युत की सुचालक, कैसी हमारी? सुचालक अवस्था है। अच्छा सुचालक और कुचालक का मतलब क्या? वह सुचालक, हम कैसे विद्युत के? ऐसे पदार्थ जो विद्युत को छूने पर क्या होता है? धारा प्रवाहित होने पर लगे, उसे सुचालक कहते हैं। और जिससे प्रवाहित नहीं होते उसे कुचालक कहते हैं। जैसे लकड़ी क्या है? कुचालक है। हम क्या है? विद्युत के सुचालक है। कोई पकड़ के मत देखना है कि नहीं है, मैं पकड़ के देखोगे तो आपको पता लगेगा, लेकिन कोई लोग पकड़ना मत। ओके, तो प्लाज्मा विद्युत की सुचालक अवस्था है। ठीक, तो आप लोग नोट कर लो, उसके बाद हम आगे चीजें बताएंगे। ठीक, द्रव की अवस्थाएं के बाद फिर हम इसका क्या करेंगे? ठोस, द्रव, गैस का क्या करेंगे? इसमें अंतर भी आता है और परिभाषा भी आते हैं। तो आपको हम क्या करेंगे? इसके पॉइंट वाले लिखा देंगे, 4 पॉइंट, उन्हीं से आप अंतर भी निकाल लोगे और उन्हीं से आप क्या करोगे? परिभाषा भी निकाल लोगे जाके। तो आप लोग जल्दी से नोट करो, उसके बाद हम लोग चलते हैं और उसके उदाहरण सहित बहुत अच्छे तरीके से हम लोग चैप्टर को करेंगे। और अच्छे स्टूडेंट की खासियत क्या होती है? चैनल को लाइक जरूर करता है, क्लास को लाइक करो। ओके, आपको पूरी बुक का सॉल्यूशन धीरे धीरे हर चीज के कराएंगे, बस आप लोगों का प्यार और सपोर्ट बना रहे। आपको एग्रीकल्चर का नंबर 1 चैनल बनाना है। ओके, तो देखो सबसे पहले हमने द्रव की अवस्था है, ठोस, द्रव, गैस पढ़ लिया है और प्लाज्मा पढ़ ली, बीईसी पढ़ लिया है। ठीक, अब हम पढ़ेंगे ठोस। ठोस के बारे में अच्छा ये बताओ, लकड़ी है क्या ठोस है? लकड़ी कैसी हमारी? ठोस है। फिर हमारे पास सोना है, सोना ठोस है। इसका आकार आयतन क्या होता है? हमारा निश्चित होता है। भाई सोना को कहीं पे रख दो, उसका आकार आयतन क्या रहेगा? हमारा सेम रहेगा। तो लिखो नंबर 1 ठोस। ठोस को कहते हैं सॉलिड। लिखो नंबर 1, पॉइंट बाई पॉइंट लिखोगे, आपको 4 से 5 पॉइंट काफी रहेंगे, जिनका इसका आकार तथा आयतन, आकार तथा आयतन, आयतन दोनों निश्चित होते हैं। दोनों निश्चित होते हैं, ठोस कहलाते हैं। ठीक, ठोस का क्या होता है? आकार और आयतन निश्चित होते हैं। ठीक, उसके बाद क्या होता है? ठोस ऊष्मा पाकर फैलते हैं। नंबर 2 ठोस ऊष्मा पाकर फैलते हैं, और इनके आकार में क्या होगी? वृद्धि होगी। अच्छा ये भी है क्या? कैसे? बस सोने को हम लोग क्या करें? पिघला देंगे, उसका क्या होगा? आकार फैल जाएंगे। ठोस पदार्थों के अणुओं में आकर्षण बल अधिक होता है। ठोस
पदार्थों के अणुओं में आकर्षण बल अधिक होता है। ठोस पदार्थों के अणुओं में आकर्षण बल क्या होता है? अधिक होता है। ठोस पदार्थ के हिमांक अधिक होते हैं। ठोस पदार्थों के हिमांक अधिक होता है, अधिक होता है। अब उदाहरण लिखो इसके। देखो, लोहा, सोना, चांदी, लकड़ी, पत्थर। ठीक, अगर आपसे कोई ठोस के बारे में पूछे तो क्या बताओगे? ठोस का आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। ठोस ऊष्मा पाकर फैलते हैं। ठोस पदार्थों के अणुओं में आकर्षण बल अधिक होता है। ठोस पदार्थों के हिमांक अधिक होता है। लोहा, जैसे लोहा, सोना, चांदी, लकड़ी, पत्थर। आपको इतने पॉइंट काफी हैं और 2 नंबर में अगर आएगा तो 2 नंबर के लिए बहुत काफी है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या? द्रव। नंबर 2 द्रव मतलब लिक्विड। तो देखो ये क्या होते हैं? वे सभी पदार्थ द्रव कहलाते हैं जिनका आकार परिवर्तनशील होते हैं, जिनका आकार परिवर्तनशील होता है, शील होता है, परंतु आयतन निश्चित होता है, निश्चित होता है। मतलब द्रव का आकार तो परिवर्तनशील होता है। हाँ होता। कैसे समझाओगे? मान लो हमने कोई पानी की बोतल ली, सपोज डेट हमने क्या लिया? ए पानी लिया। अच्छा, पानी लिया तो इसमें हमने क्या किया? इसमें इतना पानी है तो इसका आकार जो क्या है? आकार इतने बोतल में। लेकिन इसी पानी को हम क्या करें? पूरे में फैला दें। इसी पानी को अगर हम पूरे में फैला दें तो इसका आकार क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, लेकिन आयतन उतना ही रहेगा। तो समझ गए? इसका द्रव का आकार तो क्या होता है? अनिश्चित होता, मतलब परिवर्तनशील होता है, लेकिन आयतन निश्चित होता है। तो समझ गए? आप कभी नहीं बोलोगे कि पानी या किसी भी लिक्विड पदार्थ को अगर हम जमीन में डालेंगे तो उसका आकार तो चेंज हो जाएगा, पर इतने में था कहां फैल जाएगा, लेकिन आयतन क्या होगा? निश्चित होगा। ओके, उसके बाद आगे लिखो आप लोग। द्रव ऊष्मा पाकर फैलते हैं और आयतन में बढ़ते हैं। द्रव ऊष्मा पाकर फैलते हैं, हिमांक ठोसों की अपेक्षा कम होता है। हिमांक ठोसों की अपेक्षा कम होता है, अपेक्षा कम होता है। जैसे एग्जाम्पल में लिखो, जैसे जल, तेल, अल्कोहल, ठीक, पेट्रोल। तो आपसे कोई पूछे वे सभी पदार्थ द्रव कहलाते हैं जिनका आकार परिवर्तनशील होता है परंतु आयतन निश्चित होता है।
द्रव ऊष्मा पाकर फैलती है। हिमांक ठोसों की अपेक्षा कम होता है, जैसे जल, तेल, अल्कोहल, पेट्रोल। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, लास्ट है गैस। क्या इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे गैसेस के बारे में। नंबर 3 हमारा गैस। तो गैस क्या होते हैं, ऐसे सभी पदार्थ गैस कहलाते हैं जिनका आकार और आयतन दोनों क्या होता है, अनिश्चित होते हैं। वे सभी पदार्थ जिनका आकार आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं, मतलब बदलते रहते हैं, अनिश्चित होते हैं। अनिश्चित या परिवर्तनशील भी लिख सकते हैं, परिवर्तनशील होते हैं। ठीक, क्या कहलाते हैं, गैस कहलाते हैं। ठीक, इनका आकार आयतन क्या होता है, दोनों अनिश्चित होता है। ये जो गैसेस होती हैं ऊष्मा पाकर अधिक फैलती हैं। नंबर 2, ऊष्मा पाकर अधिक फैलती है। एग्जाम्पल में देखो, जैसे गैसेस कौन सी होती, बहुत ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आदि। तो आपसे अगर आ जाए कि ठोस द्रव गैस में अंतर लिखिए, तो आप इन पॉइंट वाइज लिख दोगे, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अगर आ जाए कि ठोस द्रव गैस की परिभाषा लिखिए, तब भी आप इस तरीके से लिख दोगे जाके। आप तीनों तरीके से फॉर्मेट में आप लिख सकते हो इसको। अब इसके बाद आप लोग इसको जल्दी से लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे समान द्रव की आवश्यकता, स्टेट ऑफ सेम मैटर्स। यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, इनसे भी क्वेश्चन। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है कि 2-2 नंबर की परिभाषा यहां से क्वेश्चन हमारे बनेंगे। बस आप लोग क्लास को लाइक करते रहो जल्दी जल्दी, लेकिन आपको जो लाइक करना है कि ऑड में ही करना है, यह नहीं कि 2 बार लाइक कर दो। या तो 1 बार करना है, या 3 बार करना है, या 5 बार करना है। सब में नहीं करना है, सब में वो लाइक नहीं होगा, बिल्कुल सेम रहेगा। ठीक, अब देखो समान द्रव की विभिन्न अवस्थाएं। समान द्रव की विभिन्न अवस्थाएं, विभिन्न अवस्थाएं, जैसे डिफरेंट स्टेट्स ऑफ द सेम मैटर। अच्छा, यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। जैसे आप लोग लिखो मेरे साथ में, फिर देखो कितने अच्छे तरीके से समझ में आए। यहाँ चार्ट के जरिए से आप लोग समझेंगे। ये तो क्या होगा हमारा ठोस, ये क्या होगा हमारा द्रव, ये क्या होगा हमारा गैस। यहां से क्वेश्चन पेपर में बहुत ज्यादा आता है। अब देखो, कोई आपसे कह दे, इधर देखो, ठोस को गरम करने पर, ठोस कैसा, बर्फ है, बर्फ को गरम करेंगे, क्या बनेगा, द्रव, मतलब पानी बन जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन ये आता है कि ठोस को द्रव में परिवर्तन करने की क्रिया को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, ठोस को द्रव में परिवर्तन करने की क्रिया को गलन कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, गलन कहते हैं। समझ में आया। अब द्रव को गैस में परिवर्तन करने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो भाई द्रव को गर्म करेंगे तभी तो गैस बनेगा, गर्म करने पर। तो जब हम इसको गर्म करेंगे, जब इसको हम गर्म करेंगे तो द्रव को जब गैस में गर्म करेंगे तो इसको क्या कहते हैं, क्वथन। आपसे पूछे कि ठोस को द्रव में परिवर्तन करने की क्रिया को गलन कहते हैं,
द्रव को गैस में परिवर्तन करने की क्रिया को क्वथन कहते हैं। ठीक, अब गैस को द्रव में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? गैस को, भाई गैस कैसी हमारी है, कोई है, उसको क्या करेंगे, द्रव में जब ही होगा रखे जब ठंडा करेंगे, मतलब हिमीकरण। क्या करेंगे, मतलब द्रवण, द्रवण करेंगे। क्या करेंगे, द्रवण। अब यहाँ पे गर्म नहीं करें, यहाँ पे क्या करेंगे, ठंडा करेंगे, द्रवण। गैस को द्रव में परिवर्तन करने की क्रिया को द्रवण कहते हैं। अब द्रव कैसा हमारा है, भाई पानी है, पानी को अगर ठंडा करेंगे मतलब क्या करेंगे, हिमीकरण। हिमीकरण बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन जो आता है क्या आता है, क्वेश्चन ये आता है कि ऐसे पदार्थ जो ठोस से डायरेक्ट गैस में परिवर्तन हो जाते हैं, इस क्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन। क्या ऐसे पदार्थ गर्म करने पर द्रव में आए बिना डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाते हैं, इस क्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऐसे पदार्थ को ऊर्ध्वपातिज कहते हैं, सब्लिमेट कहते हैं, इस क्रिया को सब्लिमेशन कहते हैं। अब यहां से क्वेश्चन है कि ऊर्ध्वपातन की परिभाषा लिखो, तो आप ऊर्ध्वपातन की परिभाषा लिखो, वह क्रिया जिसमें ठोस पदार्थ को गर्म करने पर द्रवित हुए बिना, द्रवित मतलब गैस क्या, द्रव में आए बिना, द्रवित हुए बिना गैस अवस्था में आ जाती है, गैस अवस्था में आ जाती है, तो इस क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अगर इंग्लिश वाला तो उसको कहते हैं सब्लिमेट, सब्लिमेशन, सब्लिमेशन। ठीक, अगर आपसे पूछे कि ऊर्ध्वपातन क्या है, वह क्रिया इसमें ठोस पदार्थ को गर्म करने पर बिना द्रवित हुए गैस में बदल जाना क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन कहलाता है। अब यहां से क्वेश्चन नहीं आते, क्वेश्चन आता है कि एग्जाम्पल बताओ इसकी, बहुत ज्यादा आते हैं कि कपूर कैसा परिवर्तन है। क्या, कपूर कैसा परिवर्तन है, तो क्या बताओगे? कपूर हमारा ऊर्ध्वपातन है। मतलब कपूर किसका है, ऊर्ध्व, जैसे कपूर हो गया, नौसागर हो गया। अब नौसागर को क्या कहते हैं हम लोग? अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। इसका फॉर्मूला क्या था? NH4Cl। ठीक, अमोनियम क्लोराइड। बेंजीन हो गया, फिनापतलीन हो गया, लेकिन 3 बहुत है। ठीक, तो बेंजीन, कपूर, नौसागर, नौसागर को ही अमोनियम क्लोराइड कहते हैं, NH4Cl। तो यहां से क्वेश्चन, अभी आप अपनी MCQ वाली सीरीज देखोगे, मतलब अपनी बुक के लास्ट वाले क्वेश्चन देखोगे, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आया हुआ है कि ऊर्ध्वपातन का उदाहरण कौन सा है, तो कपूर, ठीक, नौसागर, अमोनियम क्लोराइड, और इनमें से एक अलग सा दे देगा, तो आपको छांटना होगा रखे। ठीक, आप लोग इसको नोट कर लो, उसके बाद हम लोग आगे चीजें बताएंगे जल्दी से। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या? द्रव्यमान तथा भार में संबंध। द्रव्यमान तथा भार में संबंध। यहां से क्वेश्चन डायरेक्टली आता है, आपसे इतना डीपली नहीं जाएगा, बस इतना आता है कि द्रव्यमान में भार में संबंध क्या होता है। रिलेशन बिटवीन मास एंड वेट। द्रव्यमान तथा भार में संबंध। तो क्या होता है? रिलेशन बिटवीन मास एंड वेट
ठीक, रिलेशन बिटवीन मास एंड वेट। तो आपको बस इतना याद होना चाहिए, अगर कोई पूछे द्रव्यमान तथा भार में संबंध तो क्या बताओगे, W बराबर mg। यहां से आपके केटेट में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ये तो बहुत ज्यादा आता है, कम 3 से 4 बार आ चुका है द्रव्यमान तथा भार में संबंध। ठीक, अब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, द्रव्य का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ठीक, जो क्वेश्चन अभी हमने पढ़ा है कि ऊर्ध्वपातन का उदाहरण बताइए, तो 4 ऑप्शन है कि कपूर का उड़ना, लोहे का चुंबक बनना, जल का वाष्पित होना, दूध से दही बनना। तो क्या बताओगे, कपूर का उड़ना। ठीक, आप लोगों को क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जवाहर, वंदे।